नमस्कार दोस्तों, आज हम लेक्चर 9 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे हम, उसी को कंटिन्यू करेंगे और अपने शॉर्ट आंसर्स को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं 8वें क्वेश्चन को। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार को संक्षेप में लिखिए। संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट में। शॉर्ट में आपको 2 लाइन में पहले स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में लिखना है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को हम बात करेंगे, इसके बाद इस अधिकार के साथ कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। देखिए, अभी तक हमने जितने भी अधिकारों के बारे में डिस्कस किया है, चाहे वो एनसीईआरटी में हो या हमारे इन लेक्चर्स में हो, हमने एक बात को हमेशा डिस्कस किया है कि हमारे पास क्या अधिकार है और क्या हमारे पास क्या प्रतिबंध है। मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। हर अधिकार कुछ कर्तव्यों के साथ आता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ भी करने की स्वतंत्रता दे दी जाएगी, उस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध तो होंगे ही। तो हमारे क्वेश्चन भी यही है कि पहले स्वतंत्रता के बारे में बताना है और उसके बाद हमें यह बताना है कि क्या स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो आइए अपने आंसर को डिस्कस करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद का मतलब होता है इंग्लिश में आर्टिकल। मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल किन्हें कहते हैं। इसमें क्या है कि इसमें प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता का कैसा अधिकार प्राप्त है कि भाई वो जो नागरिक है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देखिए यहाँ पे समझिए कि इसमें क्या है, भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए भाई, हम सब जो है लोकतंत्र में रह रहे हैं, ठीक है ना। बहुत आसानी से समझेंगे। लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग जो हैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके एक सरकार को चुनते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कल को वो सरकार ने कुछ गलत काम किए या कुछ जो उनको करने के लिए चुना गया था और उन्होंने वो काम नहीं किया, भ्रष्टाचार वहां पर बहुत सारा रहा, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा काफी सारे आंदोलन होते रहते हैं सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो अब क्या हुआ, अब इसी वजह से हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए ना कि हम भाषण दे सके। भाषण में क्या होता है, हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम अपनी बातों को सामने रखते हैं, हम अभिव्यक्ति कर सके। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अपनी बात को एक्सप्रेस करना, ठीक है ना। अपनी बात को एक्सप्रेस करना। आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो अपनी बात को? बहुत तरीकों से कर सकते हो अपनी बात को कहने के तरीके, ठीक है। जैसे कि आप बोल करके जो है अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं आपको, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। लिख करके भी तो एक्सप्रेस कर सकते हो। भाई किसी को आपने कुछ लेटर में लिखकर दे दिया कोई बात, तो क्या वो आपने एक्सप्रेशन नहीं किया? आप चुप रह करके कर सकते हो, आप रो करके कर सकते हो, आप चिल्ला करके कर सकते हो एक्सप्रेशन, ठीक है। आप कोई कार्टून बना करके एक्सप्रेशन कर सकते हो, मूवी बना करके एक्सप्रेशन कर सकते हो, या कोई सॉन्ग बना करके एक्सप्रेशन कर सकते हो। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपने आपके जो भी अंदर टैलेंट है या आपकी जो भी बात है उसको सामने रखना, ठीक है। तो हम सबको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं? भाषण और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों को अपनी सरकार को की आलोचना करने का अधिकार होता है। अगर सरकार कोई काम ठीक से नहीं कर रही है या कोई कानून उसने ठीक नहीं बनाया तो हम उसके खिलाफ अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया अभिव्यक्ति, मैंने आपको बता दिया। शांतिपूर्ण सम्मेलन, अगर मान लो कि हमें कुछ सरकार के खिलाफ या हमारे को कोई ऐसा सम्मेलन करना है जहां हम सब लोगों को इकट्ठा होना है, तो हम इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वहां पे शर्त यह है कि वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और वहां पर बिना हथियारों के होना चाहिए। हथियारों का कोई भी वहां पर हथियार नहीं होने चाहिए, ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम अलग अलग लोग जो हैं इकट्ठे होकर के ग्रुप बना सकते हैं, एक यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कि भाई हम सभी को एक अधिकार है, स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे राज्य में भी जा सकता है। मान लो कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मुझे ये अधिकार है कि मैं महाराष्ट्र जा सकता हूं, मैं गुजरात जा सकता हूं, या मैं देश के किसी भी भाग में जा सकता हूं। अच्छा, अगर मैं वहां पर गया तो मुझे वहां पर जो है अगर रहने का मन कर गया तो मैं वहां पर रह भी सकता हूं। मैं महाराष्ट्र में बस सकता हूं, गुजरात में बस सकता हूं, कहीं पर भी मैं बस सकता हूं। इसके अलावा इसमें एक छठी बात यह भी है कि अगर मैं वहां पे बस गया हूं तो भैया मेरे को वहां पे काम करने का भी अधिकार है।
ठीक है, काम करूंगा तभी तो भाई रहने के लिए कुछ कर पाऊंगा। अच्छा, इसमें आप समझ गए हैं कि हम सबको अनुच्छेद 19 में जो है क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है। एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसको बस इस तरह से कीजिएगा, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और दूसरे राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता, और कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला समझते हैं। अच्छा, ये जो स्वतंत्रता है क्या ये असीम है, कि मुझे कुछ भी बोलने की या भाषण की स्वतंत्रता है, तो क्या ये असीम है? असीम मतलब कोई लिमिट नहीं है क्या? अनलिमिटेड है क्या ये? हमारे जियो प्लान की तरह अनलिमिटेड है क्या ये? नहीं, इसकी सीमा जो है वो निर्धारित होती है। भैया मैं भाषण तो दे सकता हूं, लेकिन मैं किसी को कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जिससे कि दो धर्म के लोगों के बीच में जो है विवाद आ जाए। मैं किसी जाति के लोगों के बीच में जो है किसी भी तरह का कोई दंगा हो जाए, मैं ऐसी बात नहीं कह सकता। मैं देश के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उचित मतलब जो ठीक प्रतिबंध हो वो लगाए जा सकते हैं, लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं। तो आपने ये देख लिया कि हमारे इस स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ क्या क्या प्रतिबंध है। जैसे भारत की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए, एकता और अखंडता का मतलब होता है कि भारत को एक ही रखना, हम उसको टूटने नहीं देंगे, हम देश के खिलाफ कुछ नहीं मतलब बोलेंगे। और राज्य की सुरक्षा और किसी अनुसूचित जाति के हित में जो है संरक्षण के लिए राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब आप इस बात को समझिए, युक्ति युक्त का मतलब क्या होगा? युक्ति युक्त का मतलब होता है रीजनेबल, जैसे जहां पे दिमाग का इस्तेमाल किया हो, सोच विचार करके जो है कोई कदम उठाया गया हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब ना हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो है 7 राज्य हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी के 7 राज्य हैं। वहां पर लोगों की जनसंख्या मतलब वहां पे एक तो जनसंख्या कम है और वहां पर जो लोगों का कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। अब वहां पर ना हमारे यहाँ के लोगों को जाने से रोका जा सकता है या परमिट दिया जा सकता है, इस तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि वहां के लोगों की संस्कृति को कोई छेड़खानी ना हो। तो इसलिए कोई रीजनेबल या युक्तियुक्त प्रतिबंध हो गया। युक्ति युक्त का मतलब होता है सोच समझ करके प्रतिबंध लगाना। ठीक है, ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में वर्णित शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। ज्यादातर बच्चे जो हैं इसको क्या कहते हैं? शोषण का अधिकार। अरे भैया, आपको किसी के शोषण का कोई अधिकार नहीं है, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्सन का शोषण करता है तो वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। उसके अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि हमारा कोई भी शोषण नहीं कर सकता। तो इस बारे में जानते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य क्या है? कि समाज के निर्बल वर्ग को शक्तिशाली वर्ग के अन्याय से बचाना। सीधी सी बात है। अच्छा, शोषण का मतलब क्या होता है? कि दूसरों को का फायदा उठाना। ठीक है ना। अब भाई जो गरीब बच्चे हैं या गरीब व्यक्ति है, भाई उसको किससे खतरा होगा? जो शक्तिशाली है उसी से तो होगा। ठीक है ना, जो शक्तिशाली है उसी से तो खतरा होगा भैया। तो इसीलिए हमारे मतलब शोषण के अधिकार का मेन उद्देश्य ही यही है कि जिसके पास पावर ना हो, जो निर्बल हो, निर्बल मतलब जिसके पास बल ना हो, उसको शक्तिशाली वर्ग के अन्याय से बचाना। इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं वो देखते हैं। पहली चीज ये है कि मानव के क्रय विक्रय का तथा शोषण पर प्रतिबंध। इस बात को समझिए, बहुत आसानी से समझिए। देखिए, पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को ना दास के रूप में खरीदा और बेचा जा सकता था। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है तो उसको क्या खरीदा बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि भैया वो मतलब गरीब के पास कोई इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भरण पोषण कर सके। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं कभी ना हो पाए कि किसी भी व्यक्ति को खरीदा या बेचा जा सके। क्रय विक्रय का मतलब होता है खरीदना या बेचना। ठीक है, मानव के क्रय विक्रय पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, एक बात। दूसरी बात, और उनका शोषण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह व्यक्ति गरीब है, इसलिए उनका कोई शोषण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि मानव व्यापार, आप समझते हैं, मानव का व्यापार, इंसान का व्यापार, खरीदना बेचना तथा किसी भी व्यक्ति से बेगार लेना गैर कानूनी है। मैंने बेगार को अपनी एनसीईआरटी में बताया था, यहाँ पर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। बेगार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से जो है, इसको 3 तरह से हम लेते हैं। पहली बात, इसमें क्या आता है कि भाई किसी भी व्यक्ति से काम कराना, और अगर मान लो कि उसको आपने बोला मैं 500 रुपये दूंगा उस काम के लिए, लेकिन आपने जो है उसके काम करने के बाद उसको 300 या 200 रुपये ही दिए, तो ये हो जाएगा उसको उसकी उचित मजदूरी ना देना। दूसरी बात यह है किसी से जबरदस्ती काम करवाना। ठीक है, किसी से जबरदस्ती काम कराना कि भाई तेरे को तो ये काम करना ही पड़ेगा। तीसरी बात,
ये है कि भाई उसको जो है इस तरह से मजबूर करना कि भाई उसको और कोई अवसर मिले ही ना, भाई उसको मजबूर होकर के आपके यहीं पर काम आना करना पड़े, वो भी बहुत कम पैसों में, ठीक है ना, किसी को मजबूर करना, तो क्या है ये सब बेकार में आता है। किसी भी गरीब के साथ ये चीज हो सकती है, इसलिए बेकार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। परंतु इसका एक अपवाद ये है, अपवाद का मतलब मैंने अभी लास्ट इसमें आपको बताया था, एक्सेप्शन ये है जो बहुत ही रेयर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो राज्य सरकार को कभी कोई जरूरत पड़ती है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, जो सिर्फ राज्य सरकार खुद के लिए नहीं देश के लिए अगर कोई जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अनिवार्य सेवा ले ली जा सकती है। अनिवार्य सेवा मतलब आपको सेवा करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगला हम इसमें समझते हैं इसका अगला पॉइंट, देखिए कारखाने आदि में बच्चों के काम करने की मनाही। हमारा 24वां अनुच्छेद ये कहता है, सेकंड समझिएगा, बहुत आसान है ये, दोनों आप आराम से कर लेंगे, 4 नंबर का आता है ये। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो भी हैं उनको किसी भी फैक्ट्री या खान में नहीं लगाया जा सकेगा। मैंने आपको याद है इससे पहले बताया था, मतलब ये इस बात को बताया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। उन्हें किसी फैक्ट्री में, किसी भी खान में, जो आप समझते हैं ना खान जो होती है सोने की खान या इस तरह की खानें जो होती है कोयले की खान, इसमें नहीं लगाया जा सकता, और उनको किसी जोखिम के काम पर नहीं लगाया जा सकता। अगर ऐसा किसी ने भी किया तो ये दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध का मतलब है कि उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है क्योंकि वो बच्चों से काम करवा रहा है। इस वजह से जो है ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो बच्चे हैं ना उनके स्वास्थ्य पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। इसका रीजन क्या है, देखिए पहली बात तो ये है, जो भी छोटा छोटा बच्चे जो काम करते हैं उनमें पहला रीजन तो ये होता है उनमें बहुत जोश होता है, काम को बहुत जल्दी से कर देते हैं। दूसरी बात यह है वो सस्ते श्रम बन जाते हैं। सस्ता श्रम का मतलब होता है उनको यार काम के बदले उचित जो है वो नहीं दिया जाता, मतलब भत्ता या पैसा नहीं दिया जाता। इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये होती है कि यार इनसे जो है काम तो करा लिया जाता है, पैसा भी नहीं दिया जाता। दूसरी बात यह है कि इनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। जो भी बच्चा काम कर रहा है उसका ध्यान मन का लगेगा, तो इसलिए सरकार ने बोला है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा मिलेगी और उसे किसी भी तरह का काम फैक्ट्री में नहीं कराया जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद ये भी है, अपवाद समझते हैं जो बहुत रेयर आता है। मतलब अगर जैसे कोई भी बच्चा जो है कम जोखिम, मतलब जहाँ पे जोखिम ना हो वो तो काम कर सकता है, घर में अपने माँ बाप की मदद करा सकता है, कोई दुकान पे बैठ सकता है, ये काम करा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है कि ये मतलब आपने देखा होगा ये बच्चे जो हैं यहाँ पर दुकानों में काम कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, इस चीज़ की जो है बिल्कुल ही मनाही है। अगर ये बच्चे यहीं पे काम करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर आप ये समझते हैं कि आज अगर ये 6,000 रुपये ले रहे हैं तो उसके बाद जो है इनकी 6,500 हो जाएगी 1 साल के बाद। करते करते ये 10 साल तक भी काम करेंगे ना तो भी 10,000 रुपये तक इनकी सैलरी नहीं हो पाती है। तो लाइफ में अगर ये पढ़े ही नहीं है तो ये आगे कुछ कैसे करेंगे। इसी वजह से बच्चों को मेनली बात है पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए और माँ बाप को उनको पढ़ाना भी चाहिए। क्वेश्चन 10वां है, कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है। इस बारे में हमने बात की थी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। इसके अंतर्गत यह है सभी कमजोर या शक्तिशाली जो लोग हैं उनको समान समझना। मतलब जो गरीब हो या कोई अमीर हो, कानून के समक्ष सारे समान है। कानून के समक्ष अमीर गरीब, एक तो हो गया अमीर, दूसरा गरीब, किसी भी जाति का हो गया, किसी भी धर्म का हो गया, किसी भी कुछ भी हो, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना व्यक्ति के साथ कानून समक्ष व्यापार मतलब समान व्यवहार करेगा। इसको हम ना एक इससे समझते हैं। देखिए आप ये ना कानून की देवी कहलाती हैं। आपने ये फोटो देखी होंगी ना, कानून अंधा है, इस तरह से। कानून अंधा है क्यों बोला जाता है, ये तराजू है। इसमें ना ये जो पट्टी बांधी होती है, पट्टी का मतलब होता है कि मुझे नहीं पता सामने वाले का क्या धर्म है, क्या कौन क्या है, मेरी आंखें बंद है, मैं सिर्फ उसने गलत किया है तो गलत का निर्णय दूंगी, अगर सही किया है तो सही का निर्णय दूंगी। ये तराजू है, तराजू में सब बराबर है, ठीक है ना। अब आप बात समझ रहे हैं कि ये जो पट्टी है, पट्टी का मतलब ये होता है कि सामने वाला, अगर मान लो ये जज साहब है तो जज साहब के सामने अगर उनका बेटा भी आ जाए तो उनके जो आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी कि मुझे नहीं पता वो मेरा बेटा है, बल्कि मैं सभी के साथ जो है बराबर का व्यवहार करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, अधिकारों के घोषणा पत्र किसे कहते हैं। इस बारे में हमने जो है
मतलब पहले डिस्कस किया था एनसीईआरटी में, ध्यान रखिएगा, उसको भी जरूर देखिएगा, आपको रिवीजन होता रहेगा यहाँ पे। ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश होते हैं ना, अधिकतर लोकतांत्रिक देश, वहां पे नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं। जो अधिकार हमें दिए गए हैं वो जो है हमारे संविधान में सूचीबद्ध कर दिए जाते हैं। सूचीबद्ध समझते हैं, लिस्ट बना दी जाती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह जो है लिस्ट बना दी जाती है। हमारे संविधान में हमारे को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसी को तो घोषणा पत्र कहेंगे। अच्छा, इसको ना सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब समझिए, घोषणा पत्र और अधिकार। देखिए, घोषणा पत्र का मतलब है एक ऐसा पत्र है, पत्र में जो है वो सारे अधिकार लिख दिए और उसकी घोषणा कर दी, ये अधिकार आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे ये है बिल ऑफ राइट्स, जिसको बोलते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र हिंदी में, ये अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। अमेरिका का जब संविधान बना तो पहले 10 संशोधन किए गए। उन संशोधन में अमेरिका के या यूएस के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, तो उसकी घोषणा कर दी गई। बहुत सिंपल सी बात है, इस पत्र में लिख दिए अधिकार और सबकी घोषणा कर दी कि आज से ये अधिकार सबको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या हमारे संविधान ने भी कुछ ऐसा घोषणा करी है? हाँ जी, की है, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारे संविधान ने ये सारे अधिकार जो है वो लिख दिए हैं। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे लिख दिए हैं। तो ये घोषणा ही तो पत्र है। हमने इस पत्र को लिख दिया और संविधान में लिख दिया और घोषणा कर दी कि आज से ये सभी को दे दिए जाएंगे। आप समझ गए होंगे अब ये बात, ठीक है ना? तो इसको घोषणा अधिकारों को घोषणा पत्र कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन करते हैं 12वां। हमने अभी तक जो समझा है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये होती क्या है? भाई मैंने अभी आपको बताया ना, हम जो है बोल कर, लिख करके किसी भी तरह से अपनी बात को सामने रख सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी नागरिक अपने विचार को प्रकट कर सकता है। मैंने अभी आपको इससे पहले ही पूरी भाषण और अभिव्यक्ति के बारे में ही एक लंबा सा भाषण मैंने खुद दिया था, ठीक है? जैसे ये जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये अगर सरकार कुछ गलत करी तो उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, अपनी बात को सामने रखा जा रहा है। अब ये पर्सन जो है ये भाषण दे रहे हैं, लोग इनकी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है ना? भाषण, अपनी बात को प्रकट करना सामने। एक्सप्रेशन समझते हैं? एक्सप्रेशन, प्रकट करना। जैसे ये खुशी का एक्सप्रेशन, ये मतलब ये देखिए, ये सरप्राइज का एक्सप्रेशन है। ये जो है सैडनेस का, ये कंटेम्प्ट का मतलब दुखी होने का थोड़ा सा एक्सप्रेशन है। डिसगस्ट का एक्सप्रेशन है। ये सारे एक्सप्रेशन है, ये भी तो जो है अभिव्यक्ति है। जब हम खुश होते हैं तो हम ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, और सरप्राइज होते हैं तो ऐसा करते हैं। तो अब बात समझे, अपनी बात को सामने प्रकट करना, ठीक है? हमारे इस पूरी जो चैप्टर है इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं? अब इसको समझिए भाई, अगर मान लो किसी को भी जेल में बंद करना है तो सबसे पहले तो उसने कोई जुर्म किया होगा, क्राइम किया होगा, तभी तो बंद करेंगे। अगर मान लो मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया कि भाई ये व्यक्ति ने चोर किया, मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने जो है मेरे यहाँ पर चोरी करी है, लेकिन आपने नहीं करी थी, मैंने तो आरोप लगा दिया, तो क्या सभी लोग आपको जो है चोर समझने लग जाएं क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए जो है मतलब आरोपी को तब तक जो है आरोपी या मुजरिम नहीं माना जाता जब तक कि उसके ऊपर वो आरोप जो है सिद्ध ना हो। ये बात आप समझ गए होंगे, मैंने एनसीईआरटी में बताई थी। लेकिन निवारक नजरबंदी इससे थोड़ा अलग है। इसका मतलब ये है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई जुर्म ना भी किया हो तब भी उसको नजरबंद कर दिया जाएगा। नजरबंद मतलब दूसरों की नजर से अलग रख दिया जाएगा, मतलब जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है। और इसका ये किया क्यों जाता है? निवारक मतलब कि भाई वो बंदा, सरकार को ना इस बात का शक है कि ये जो बंदा है जिसको हम नजरबंद कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, ये कुछ ना कुछ घटना या कांड करने वाला है, तो इससे पहले ही कोई वो कुछ ऐसा करे उसको बंद कर दो, ठीक है ना? अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन समझ गए होंगे। यदि सरकार को किसी व्यक्ति पर आशंका हो यानी डाउट हो कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति के लिए या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, कि भाई देश के लिए ये बंदा खतरा पैदा हो सकता है, इससे पहले ये कुछ करे, इसको पकड़ लो, ठीक है, या सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, तो उस व्यक्ति को जेल में बंद करा दिया जा सकता है, बंदी बना लिया जा सकता है। इसको निवारक नजरबंदी कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने अभी कोई क्राइम किया नहीं है, बस शक है सरकार को कि ये व्यक्ति कुछ गलत कर सकता है, तो इसको बंद किया जा सकता है। इसको कहते हैं निवारक नजरबंदी, ठीक है। लेकिन दोस्तों निवारक नजरबंदी जो है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को इस शक के ऊपर कि वो ये बंदा जो है देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है या उसकी शांति सुरक्षा, देश की शांति सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, उस व्यक्ति को जेल में तो बंद कर दिया,
लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उसको जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे। ऐसे तो सिर्फ शक के बिहा पर तो हमारी सरकार इस अधिकार का गलत इस्तेमाल भी तो कर सकती है, जो अक्सर हमारी सरकार करती ही है। तो इसीलिए इसकी अधिकतम सीमा जो है वो 3 महीने के लिए रखी गई है। अगर मान लो कि 3 महीने तक में वो बात सॉल्व नहीं हो पाती है तो क्या किया जाएगा, 3 महीने के बाद भी अगर सरकार ये कहती है कि इस व्यक्ति को जो देश के लिए खतरा है या देश की शांति सुरक्षा के लिए खतरा है, तो अगर इसको हमें जेल में ही रखना है तो उस बात की जांच पड़ताल की जाएगी। समीक्षा करना मतलब जांच पड़ताल करना, ठीक है ना। जांच पड़ताल की जाएगी और उसको जो है एक सलाहकार बोर्ड के सामने लाया जाएगा। सलाहकार बोर्ड का मतलब ये होता है कि इस बोर्ड से सलाह ली जाएगी। अब ये बोर्ड में हेड कौन होंगे, जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के जज जो हैं इसके हेड होंगे, और उसमें 1 या 2 बंदे और होंगे। वो पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। अगर ये डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति को 3 महीने के बाद भी जेल में बंद किया जाए तो रखा जाएगा, नहीं तो उसको जो है रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आप बात समझ रहे हैं। निवारक नजरबंदी ऐसे समय की जाएगी जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये डाउट हो कि इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो है देश के लिए खतरा है, तो उसको हमेशा के लिए बंद नहीं किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए किया जा सकता है। और उसके बाद एक सलाहकार बोर्ड इसको डिसाइड करेगा कि आगे बंदे को रिहा करना है या जेल में रखना है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो। आई होप कि आपको ये सारे डिस्कशंस जो है समझ आई हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं सभी के डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि काफ़ी बच्चों के सेम डाउट है तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा, और इन सभी नोट्स को आपको जो है PDF में मिल जाएंगे, आप इजीली प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं इस शॉर्ट क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, नमस्कार। दोस्तों आज के डिस्कशन में इतना ही था। आगे का कंटिन्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।